नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम बात करते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमें। मैंने एक्चुअल में सॉल्यूशन शुरू किया हुआ है और इन सॉल्यूशंस के अंदर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जिक्र कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और आपको लास्ट स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगली कंसंट्रेशन टर्म की। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं नॉर्मेलिटी। और ये एक ऐसी टर्म है, बेसिक सी टर्म तो है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमें परेशान बहुत ज्यादा करती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब की बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत जल्दी से करवाने वाला हूं। तो हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो होती क्या है नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। कि भाई एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट किसी सोल्यूट के प्रेजेंट है, आप उसे ही क्या कहते हो? नॉर्मेलिटी कहते हो। तो मैं कह रहा कि ग्राम इक्वाई, फॉर्मूला देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वॉल्यूम को मैंने लिखा किसके अंदर होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अगली बात, नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, नॉर्मेलिटी की बात करें तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगली कंसंट्रेशन टर्म की बात करूं मैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अब आपने ना कभी आपने हिंदुस्तान के बड़े शहर में जरूर विजिट किया होगा और वहां देखा होगा आपने कि चौराहे पर या मैं कहूं कि सर्किल पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं। वहां कुछ नंबर्स चल रहे होते हैं, पीपीएम, या मैं कह दूं कि CO2 10⁻⁶ इतना पार्टिकल्स, या आर्गन और भी जो हार्मफुल गैसेस हैं उनके बारे में लिखा हुआ होता है। तो वो एक्चुअल में क्या है? वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू? पार्ट्स पर मिलियन। कब जरूरत होती है इसकी? जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, देन आप यूज करते हो पीपीएम को या पीपीबी को। इसको कैसे निकालते हैं, किस तरीके से? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने कहा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁶ से। ये 1 लाख पार्टिकल्स को आपको रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। खैर, उसके बाद अगला सेम पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। अगला जो है वो क्या है? पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या है? पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। उसके बाद अगली जो टर्म पढ़ेंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जब तक वो नहीं पूछे ना, उसका पेट दर्द खत्म नहीं होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉल्स लॉ। क्या है? रॉल्स लॉ। भाई क्या होता है रॉल्स लॉ? क्या कहता है रॉल्स लॉ? इसे थोड़ा ना प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। मानो कि A प्लस B, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। A और B, मैं रॉल्स लॉ पे नहीं आ रहा हूं अभी। मैंने कहा A और B दोनों कोई एक सोल्यूट एक सोल्वेंट है। हां, ये चीज याद रखना, A वोलेटाइल सोल्यूट है और B भी क्या है? वोलेटाइल सोल्वेंट है। A वोलेटाइल सोल्यूट है, मतलब इसके वेपर्स बन सकते हैं। अब मैं कहूं कि राउल्ट्स लॉ से पहले कुछ टर्म्स को समझें। मैंने ये मान लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ A, मैं इसे PA लिखता हूं। मैं लिख दूं कि वेपर प्रेशर ऑफ B, मैं इसे PB लिखता हूं। लिख लो, ये टर्म्स हैं। वेपर प्रेशर ऑफ A को मैंने क्या माना? PA। वेपर प्रेशर ऑफ B को मैंने क्या माना? PB माना। इसके साथ साथ अब मैं कह दूं कि वेपर प्रेशर ऑफ A, ये था इन सॉल्यूशन। ये याद रखना, वेपर प्रेशर किसके अंदर? जब ये सॉल्यूशन में आ चुके हैं तब PA बराबर क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A, और PB बराबर क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ B। इसी तरीके से
मैं कह दूं वेपर प्रेशर ऑफ ए, मैं लिख दूं इसे पी नोट ऑफ ए। अगर मैं लिखूं वेपर प्रेशर ऑफ बी, मैं इसे लिख दूं पी नोट ऑफ बी। ठीक है, ये कब है? ये है इन प्योर स्टेट। क्या है ये? इन प्योर स्टेट। कब है ये? प्योर स्टेट में। वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी, मैंने लिखा इसे, एक तो लिखा मैंने पी ए और पी बी। क्यों लिखा? क्योंकि जब ये सॉल्यूशन में थे, एक मैंने लिखा पी नोट ऑफ बी और पी नोट ऑफ ए। कब? जब ये प्योर स्टेट में थे, सॉल्यूशन में आने से पहले। सॉल्यूशन में आने से पहले। अब आ जाते हैं रॉल्स लॉ पे। रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट ऑफ बी। क्लियर? ये रॉल्स लॉ कहता है। फिर इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर जाई ऑफ ए इंटू पी नोट ऑफ ए। मैं यहां भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं। पी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू जाई ऑफ बी इंटू पी नोट ऑफ बी। मैंने दोनों जगह पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर मोल फ्रैक्शन लिया है, और मोल फ्रैक्शन मतलब मैंने लिखा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये क्या है? इन सॉल्यूशन। याद रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इट्स प्योर फॉर्म। लेकिन मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर मोल फ्रैक्शन यूज कर लिया है। ये राउल्ट्स लॉ कहता है। इसके साथ साथ राउल्ट्स लॉ ये भी कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to the sum of vapor pressure, sum of vapor pressures present in, sum of vapor pressures of all the components present in the solution। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं क्या? कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू या इज द सम ऑफ all the vapor pressures of the components। कि भाई एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन सब के वेपर प्रेशर का जोड़ टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। बोले तो क्या? बोले तो ये कि pressure of the solution will be equals to vapor pressure of A plus vapor pressure of B। अब आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है? ये है पी नोट ऑफ ए इंटू जाई ऑफ ए। मैंने अभी अभी निकाला। पी नोट ऑफ पी ऑफ बी क्या है? पी नोट ऑफ बी इंटू जाई ऑफ बी। यही तो है। तो यही है। तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा भाई? पी ए की वैल्यू क्या लिखूं? पी नोट ऑफ ए इंटू जाई ऑफ ए प्लस पी नोट ऑफ बी इंटू जाई ऑफ बी। राउल्ट्स लॉ ये कहता है। ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है। ये क्या है? राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है। ये याद रखनी है आपको। पी नोट ऑफ ए इंटू जाई ऑफ ए प्लस पी नोट ऑफ बी इंटू जाई ऑफ बी। ये है हमारा राउल्ट्स लॉ। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, अब ये कहता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। भाई राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लेता है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आइडल सॉल्यूशंस, दूसरे होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस। कौन कौन से? एक आइडल सॉल्यूशंस और दूसरे कौन से? नॉन आइडल सॉल्यूशंस।
two types of solutions on the basis of Raoult's law. First is ideal solution and the second one is non-ideal solution. क्या होते हैं ideal solution? भाई वो solution जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जिनमें P नोट ऑफ A xi ऑफ A प्लस P नोट ऑफ B xi ऑफ B इक्वल्स टू PS के बराबर होता है, मतलब कि these obey राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उनको क्या कहा जाता है? आइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसे सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनको आइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। नॉन आइडल सॉल्यूशन कौन होंगे? जो राउल्ट्स लॉ को डोंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि PS प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल्स टू P नोट ऑफ A प्लस P नोट ऑफ B। सॉरी, मैं इसे मिटाऊंगा, एक बार पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं। डज नॉट इक्वल्स टू P नोट ऑफ A इंटू xi ऑफ A प्लस P नोट ऑफ B इंटू xi ऑफ B। ये जो होता है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडल सॉल्यूशंस होते हैं। अब यहां नॉन आइडल सॉल्यूशन के भी दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक होता है सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन, मतलब कि जहां PS प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन किससे? प्रेशर ऑफ A इंटू xi ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B इंटू xi ऑफ B। अगर PS की वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा है, दो कंपोनेंट के जोड़ से, या सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके वेपर प्रेशर के जोड़ से अगर ज्यादा है तो आप कहोगे कि यह सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड बात करूं, सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के साथ में सॉल्यूशन, इट मींस कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन प्रेशर ऑफ A इंटू xi ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B इंटू xi ऑफ B। ये जो होगा वो सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन होंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन को प्रोसीड करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रेगुलर वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप कभी भी हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे लगातार। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।